हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आमिर रिजवी। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, कौन सी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस कम करनी है, तो डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए और भी सिंपल हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए नीट यूजी 2023 एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आप चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हाइड्रोकार्बन एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री से। तो बच्चों, ये वीडियो में बताई गई एक एक इंफॉर्मेशन बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट मिनट तक प्रॉपर देखिए और इंप्लीमेंट जरूर करिए अगर आप नीट यूजी 2023 को क्रैक करना चाहते हैं और टॉप स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप जीओसी बोलते हो, और हाइड्रोकार्बन। पहले मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर में क्या कितना पढ़ना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। नॉमेनक्लेचर में बच्चों वैसे बहुत वैरायटी है। स्पाइरो कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन कंपाउंड है, साइक्लिक, बायसाइक्लिक, एरोमेटिक, सिंपल चेन, ब्रांच चेन, बहुत सारे कंपाउंड है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बॉन्ड लाइन कंपाउंड की। बॉन्ड लाइन कंपाउंड, सिंपल बॉन्ड लाइन, फंक्शनल ग्रुप वाले बॉन्ड लाइन, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले बॉन्ड लाइन, मतलब बॉन्ड लाइन कंपाउंड की प्रैक्टिस आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बॉन्ड लाइन कंपाउंड के बाद फिर आप आते हो एरोमेटिक पर। तो अभी तक जितने भी एनालिसिस करेंगे आप लोग, जो आप नोटिस करेंगे वो ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर पे जब भी आया है, बॉन्ड लाइन या एरोमेटिक के चांसेस ज्यादा हैं। सिंपल बॉन्ड लाइन, सिंपल एरोमेटिक विथ फंक्शनल ग्रुप विथ साइड चेन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉमेनक्लेचर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, डबल बॉन्डेड की sp2 होती है, ट्रिपल बॉन्डेड की sp होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन की क्या है वो निकालने पे क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर आपको एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड देगा और उसमें मार्क कर देगा कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 2 3 4। आपको सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और ये बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। मतलब इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है। फिर आते हैं आइसोमेरिज्म पे। क्लास 11th में आइसोमेरिज्म एक वाइड रेंज कवर करता है, लेकिन आइसोमेरिज्म को एनालिसिस अगर करा जाए तो सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। एग्जामिनर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे देता है और उसके बाद नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है। देखिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात अलग है, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन वाले नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ लिए, चेन आइसोमर्स पूछ लिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आइसोमर्स के जब जब क्वेश्चन आते हैं तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर उस पर टोटल आइसोमर्स पूछता है, जिसमें चेन आइसोमर्स इंक्लूडेड है, पोजीशन भी इंक्लूडेड है, फंक्शनल भी इंक्लूडेड है। और नंबर ऑफ आइसोमर्स के अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आता है टॉटोमेरिज्म पर। वैसे तो यार कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ आइसोमर्स, उसके बाद आता है टॉटोमर्स, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनएंशियोमर पेयर क्या है, डाइस्टीरियोमर्स क्या है, मीजो कंपाउंड्स क्या है, रेसेमिक मिक्सचर क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं SN1 रिएक्शन जो होता है वो रेसिमाइजेशन से होता है, SN2 जो होता है वो इन्वर्जन से होता है। तो वो सब काहे से जुड़ा हुआ है? ऑप्टिकल से। RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे जुड़ी है? ऑप्टिकल से। EZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे जुड़ी है? ऑप्टिकल से। ये इतने नाम ले रहा हूं, अगर किसी बच्चे को इनके बारे में नहीं मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो शूट करके आपको जरूर दूंगा बिफोर नीट एग्जाम। चलिए आते हैं आगे हम लोग। रिएजेंट्स। देखो बच्चों, ये जो आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे चीजें लिखी हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात, वरना ये सबसे बड़ा एरर करते हैं बच्चे इन टॉपिक्स पे। रिएजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल्स
एंड न्यूक्लियोफाइल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मूले याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होती है। बच्चों, इस वक्त आपके सामने जितनी चीज़ें लिखी हैं, इन सभी चीज़ों पे रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, इनका ऑर्डर और इनका रिएक्शन मैकेनिज्म में काम। जी हाँ, इनका मैकेनिज्म में भी काम होता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन बनाती हैं। आप अगर डायरेक्ट सोचो कि आप इंटरमीडिएट याद कर लो, इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्ब कैटायंस, कार्ब एनायंस एंड कार्ब रेडिकल्स, ये इंटरमीडिएट होता है। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट के एग्जांपल याद कर लो, काम नहीं हो पाएगा। आपको स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल में कैसे कार्ब कैटायन का रोल होता है, कैसे पेरोक्साइड इफेक्ट में रेडिकल का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कैसे राइमर टीमन रिएक्शन में कार्बीन क्रिएट होता है। तो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसके अंदर आप लोगों को जितनी चीजें बुक में दिखती हैं, उसके पीछे बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ जो है उसको आपको कहीं रिसर्च नहीं करनी। आपको सिंपल है, आपको स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस करना है जब आप बुक से सॉल्व करोगे। आपको रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ध्यान देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। तो ये टॉपिक इस वक्त आपके सामने जो दिख रहा है, प्लस आई माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक सिंपल टॉपिक नहीं है, इससे आप एसिडिक नेचर भी निकालते हो, बेसिक नेचर भी निकालते हो। माइनस आई इफेक्ट में तो यार माइनस आई का ऑर्डर पूछ लेते हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, NF3, NR3, NH3 एंड सो ऑन, वो चलता जाता है। ऑर्डर पूछ लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी वाले। तो बच्चों, इस वक्त आपके सामने जो चीजें हैं, प्लीज अगर आप किसी भी चीज को लेकर परेशान हो रहे हो तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। तो ये आपके सामने कुछ चीजें, इफेक्ट्स हो गए, रिएजेंट हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इनमें से एक भी चीज मिस मत करना, वरना हमारा काम बिगड़ सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे ड्यूमास मेथड। तो ड्यूमा मेथड में काहे का एस्टिमेशन होता है, कौन से कंपाउंड का नहीं हो सकता, ये जरूरी है। जेडाल, ये तो भाई साहब क्वेश्चन बनाता ही है। कौन कौन से कंपाउंड हैं जो जेडाल मेथड में यूज नहीं कर सकते, ऑल दो उनमें नाइट्रोजन है, जैसे एजो कंपाउंड हो गए, डाइजो कंपाउंड हो गए, और उसकी भी एक वेराइटी है। लेसेग्न टेस्ट में रेड पीपीटी कब आता है, फेरी फेरोसाइनेट कब बनता है, पर्शियन ब्लू क्या होता है, वो पता होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो यार ये जो टॉपिक है ना, जो एस्टिमेशन से आता है ना, या फिर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक बड़ा अनसर्टेन होता है। इस टॉपिक पे कुछ भी बन सकता है। कैरियस मेथड का फॉर्मूला देके आपको न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ड्यूमा और जेडाल पे AI में तो क्वेश्चन आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, हमारे नीट के पेपर में भी न्यूमेरिकल्स हैं, और बड़े बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, आपको कुछ बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगाना। तो बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सबसे कोर टॉपिक्स हैं। अगर प्लीज आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हाइड्रोकार्बन्स पे। ओके, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद अब मैं बात करता हूं हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। बड़ा स्पेशल चैप्टर है, 2 to 3 क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें ज्यादा टाइम देकर अपने आप को बेस्ट प्रिपरेशन में लाना है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन। अल्केन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आपके पास आता है कन्फर्मेशन। लेकिन कन्फर्मेशन को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। कन्फर्मेशन में आप जब पढ़ने वाले हो तो आप स्टेबिलिटी पे ध्यान रखो। स्टेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू, गॉच, है ना, ये सारे मॉलिक्यूल है। एंटी, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी के अलावा बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है कि किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है। और बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेबिलिटी वाले केस में स्पेशल केस है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, उसको जरूर डिस्कस करना, वो स्पेशल केस है। नॉर्मली एंटी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकॉल गॉच फॉर्म में भी ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्पेशल कैसे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंफर्मेशन के बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक रिएक्शंस की। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस आएंगे ना, एग्जामिनर उन रिएक्शन पे फोकस करेगा जिनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स कब होगा,
जब सिमेट्रिकल अल्केन हो, हेलो अल्केन हो। अगर अनसिमेट्रिकल हेलो अल्केन होगा तो क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये बहुत सारी चीजें। कौन सा अल्केन नहीं प्रोड्यूस होता वुड्स रिएक्शन से। सिमिलरली डी कार्बोक्सिलेशन पे बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन आ चुका है PYQs में, आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा रिएक्शन है जिससे अल्केन बनता है इन अ प्रॉपर ईल्ड, अच्छी क्वांटिटी में, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। सिमिलरली क्रैकिंग, कई बच्चे क्रैकिंग को भूल जाते हैं, लेकिन क्रैकिंग अपने आप में बड़ा स्पेशल टॉपिक है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अल्केन से रिलेटेड इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं A to Z सब पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अल्कीन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अल्कीन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अल्कीन में भी कहां से आते हैं और क्या आ सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। ओजोनोलाइसिस बहुत बेहतरीन टॉपिक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो आपको वैरायटी देता है, भरपूर वैरायटी। ओजोनोलाइसिस अगर आपने अल्कीन का सीख लिया तो अल्काइन का भी आ जाएगा, एरोमेटिक का भी आ जाएगा। रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछ लेता है, कई बार प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ लेता है, नंबर ऑफ सिग्मा पाई पूछ लेता है, ध्यान रखना बहुत स्पेशल है ओजोनोलाइसिस। मैर्कोनिकॉफ, एंटी मैर्कोनिकॉफ, डिहाइड्रेशन, इन तीनों कॉन्सेप्ट में जो हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट होता है ना, स्पेशली मैर्कोनिकॉफ में, ये याद रखना। कार्ब कैटायन बनता है मैर्कोनिकॉफ में, रेडिकल बनता है एंटी मैर्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड में। क्यों बनता है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या याद करना है। बीटा एलिमिनेशन, सेट्जेफ रूल, कोल्ड और हॉट एल्केलाइन KMnO4, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। इनका क्या रिएक्शन है अल्कीन पर, क्या प्रोडक्ट देता है कोल्ड, क्या प्रोडक्ट देता है हॉट एल्केलाइन, ये याद करना जरूरी है। और बच्चों एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट पर रिमेंबर आपको शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अल्काइन। अल्काइन में पहला टॉपिक है एसिडिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस एसिडिक नेचर से ही कनेक्टेड है सब्स्टिट्यूशन। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा अल्काइन जैसे ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप लोग NaNH2 या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखना, एसिडिक नेचर और सब्स्टिट्यूशन वाला। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बिट्स रिडक्शन की या फिर रिडक्शन बाय लिंडलार्स कैटलिस्ट, कोल्ड और हॉट एल्कलाइन KMnO4। तो भाई अल्काइन के अंदर वैरायटी थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन जितनी वैरायटी है बिल्कुल पक्की तैयारी करके रखना आप। कई बार ऐसा होता है स्मॉलर अल्काइन टू हायर अल्काइन की चेन कैसे बनेगी, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और बच्चों फाइनली इस चैप्टर का फोर्थ पोर्शन हाइड्रोकार्बन्स का, जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हकल्स रूल। हकल्स रूल में एरोमेटिक कैरेक्टर पहचानने को आता है। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, अगर नहीं है तो वो एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये सीखना जरूरी है। एन्यूलिन्स क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हकल्स रूल से कनेक्टेड हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे बच्चों मैकेनिज्म, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन करेगा, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आती हैं। रिमेंबर एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा एरोमेटिक वाले, बोलेगा कौन सा कंपाउंड फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो बच्चों ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इसके बाद आता है ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग से रिलेटेड प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट को जरूर देखें, उससे रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा ये देखें, कौन बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, कौन डीएक्टिवेट करता है ये देखें। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। और बच्चों आप में से जिन बच्चों ने ऑलरेडी इसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है। जिनकी तैयारी इस पैटर्न के हिसाब से नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, आप अपने आप को इस पैटर्न के हिसाब से तैयार कर सकते हो। और अगर किसी तरह की कुछ क्वेरी है, बिना घबराहट के किसी भी तरह की कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको चैप्टर किसी अदर चैप्टर की एनालिसिस करवानी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर